वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं। वो सेशन है हमारा सरफेस टेंशन का। किसका? सरफेस टेंशन का पार्ट नंबर 4 करेंगे। और टोटल लेक्चर की बात करूं तो 38 यानी कि 38वां लेक्चर करेंगे आज। हमारा सरफेस टेंशन के इससे पहले 3 पार्ट को हम कर चुके हैं। आज का पार्ट है पार्ट नंबर 4 और एक और पार्ट आएगा इसका पार्ट नंबर 5। 5 लेक्चरों में सरफेस टेंशन को हम खत्म कर देंगे। यानी कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? पृष्ठ तनाव के कारण दाब आधिक्य, बोले तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, दाब आधिक्य होता क्या है। तो एक बार सेशन को शेयर करिए और जुड़िए। यानी कि आज का जो टॉपिक है दाब आधिक्य, बोले तो एक्सेस प्रेशर, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में उठते हैं। तो एक बार सेशन को शेयर करिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। यहाँ पर जो क्लास में होता है PDF नोट्स या जो भी क्लास की जानकारी, इंफॉर्मेशन, सूचना, इसके लिए अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है काव्या इंस्टीट्यूट। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे आपको क्लास के जरिए नोटिफिकेशन या फिर क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी, प्रैक्टिस नोट्स या PDF या अन्य जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए काव्या इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं कि आखिर में दाब आधिक्य, बोले तो एक्सेस प्रेशर होता क्या है। हम दाब आधिक्य पढ़ेंगे किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। तो सबसे पहले मैं सरफेस टेंशन को आपको पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल। अब पढ़ेंगे कि दाब आधिक्य होता क्या है। दाब आधिक्य होता क्या है, बात करूं तो एक्सेस प्रेशर की। एक बेसिक सा फंडा है, वे सिंपल सा एग्जाम्पल है दाब आधिक्य को समझने के लिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पर भी रिलेशन में या फिर कहीं पर भी गए, जो भी होता है प्रोग्राम हो रहा है कहीं पर, वहां पर हम जीवन बोले तो यानी कि प्रतिभोज बोले तो दावत खाने के लिए गए। मान लो फॉर एग्जाम्पल के जरिए हम वहां पर गए और हमने क्या किया? ज्यादा खा लिया, बोले तो हद से ज्यादा, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उससे ज्यादा खा लिया। तो फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि अंदर गैस बनने स्टार्ट हो जाएगी। अंदर गैस बनने स्टार्ट हो जाएगी। अगर गैस बनने स्टार्ट हो जाएगी फिर क्या? टाटा फिश खेल खत्म हो जाएगा। मान फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मान ले, ये क्या है? एक व्यक्ति है, यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर व्यक्ति ने क्या किया? ज्यादा खा लिया, बोले तो उसके अंदर गैस बन गई। यानी कि गैस बन गई तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा मैं बोल सकता हूँ पी इनसाइड यानी कि उसके अंदर का प्रेशर और इसके बाहर का प्रेशर होगा एक। जब उससे खाने से पहले का उसका प्रेशर और खाने के बाद बोले तो गैस बनने के बाद उसका प्रेशर। तो मैं कह सकता हूं प्रेशर किसका ज्यादा होगा? उसके अंदर का, बोले तो जब गैस बनी होगी उसका जो प्रेशर होगा वो उससे खाने से पहले के प्रेशर से ज्यादा होगा, बिल्कुल। यानी कि मैं कह सकता हूं पी एक्सेस यानी कि एक्सेस प्रेशर की बात कर रहा हूं, दाब आधिक्य की बात कर रहा हूं, वो होता है पी इनसाइड माइनस के पी आउट। मैं बात करूं अंदर का प्रेशर ज्यादा था, बाहर का कम था, तो अंदर के प्रेशर में से मैंने बाहर के कम वाले को घटा दिया, बिल्कुल। यही है तुम्हारा दाब आधिक्य, यही है तुम्हारा दाब आधिक्य। सिंपल सी डेफिनेशन के लिए मैं बात करूं, तुमने एक चीज पढ़ी होगी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो बारिश की बूंद या बोलूं द्रव की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। किसके कारण? अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण, बिल्कुल जी हाँ। अगर पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद गोलाकार होती है तो मैं इसको एक बूंद मान रहा हूं। बूंद के अंदर का दाब आधिक्य, बूंद के अंदर का दाब आधिक्य और उसके बाहर के दाब आधिक्य की अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। यानी कि बूंद के अंदर का दाब आधिक्य उसके बाहर के दाब आधिक्य की अपेक्षा ज्यादा होगा। और समझना
जब अंदर का दाब आधिक्य, अंदर का जो प्रेशर है बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, तो उन दोनों के अंतर को यानी कि अंदर का दाब और बाहर का दाब दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? दाबांतर। दाब के अंतर दाबांतर, उसी दाबांतर को हम कहते हैं दाबाधिक्य यानी कि एक्सेज प्रेशर। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, किसी द्रव की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण बूंद के अंदर का दाब बाहर के दाब की अपेक्षा अधिक होगा और उनके दाब के अंतर को दाब आधिक्य कहते हैं। यानी कि दाब आधिक्य होता क्या है? किसी बूंद के अंदर का प्रेशर और उसके बाहर का प्रेशर, दोनों प्रेशर का डिफरेंस यानी कि दोनों प्रेशर का अंतर कहलाता है दाबांतर, और दाबांतर को ही हम क्या कहते हैं? दाब आधिक्य। तो दाबांतर को हम क्या कहते हैं? दाब आधिक्य। तो आपको दाब आधिक्य समझ में आया होगा क्या होता है दाब आधिक्य। अब देखो हम पढ़ेंगे सबसे पहला केस पढ़ेंगे बूंद के कारण दाब आधिक्य। अगर पूछ ले तुम्हें एक्सेज प्रेशर इनसाइड ड्रॉप यानी कि बूंद के कारण दाब आधिक्य। अब देखो बूंद के कारण दाब आधिक्य क्या होता है? इंपोर्टेंट रिलेशन है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे? मान लो ये कोई बूंद है, बूंद के अंदर पानी होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। बूंद का ये सेंटर है और सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर पिछली लेक्चर में भी बताया था कि जो बूंद होती है, बात करूं तो जो ड्रॉप होती है उसमें फ्री सरफेस कितने होते हैं? फ्री सरफेस यानी कि एक होता है। कितना होता है? एक। कैसे? ये अंदर वाला जो फ्री सरफेस है वो फ्री सरफेस नहीं है, वो वाटर से घिरा हुआ है। लेकिन हमारा जो फ्री सरफेस है वो बाहर वाला है। बिल्कुल। तो फ्री सरफेस कितने हुए? एक ड्रॉप में। अब देखो इसका फ्री सरफेस एक है तो दाब आधिक्य यानी कि P होता है। P को एक्सेज न लिख के मैं डेल P लिख देता हूं। डेल P बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2T/R। 2T/R मल्टीप्लाई फ्री सरफेस से करूंगा 1 से, तो 2T/R ही होगा। मेरे लाल मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे ड्राइव नहीं करूंगा, इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा, क्योंकि हमें यहाँ डेरिवेशन की नीड नहीं है। मैं यहाँ पर बोर्ड का नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर बोर्ड का पढ़ाता, डेरिवेशन कराता हूँ, जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बोर्ड वालों को, तो मैं इसका डेरिवेशन भी प्रूव करूंगा, क्योंकि डेरिवेशन एक क्लास में ही हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला डेल P बराबर 2T/R। किसके लिए? ड्रॉप के लिए। क्यों? क्योंकि ड्रॉप में एक फ्री सरफेस होता है। इतना क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है एग्जाम में, अब नंबर दो साबुन के बुलबुले के कारण पूछ ले। साबुन के बुलबुले के कारण दाब
आदिक्य। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड टू सोफ बुलबुला, यानी कि सोफ बुलबुले के कारण हमें क्या पूछ रहा है, सोफ बबल के कारण हमें पूछा गया दाब आदिक्य कितना होगा। अब देखो सिंपल सी बात, हमने एक बुलबुला ले लिया, बोलो तो एक बबल ले लिया, और बबल में ना अंदर पानी होता है ना बाहर पानी होता है। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या, बोलो तो उसकी रेडियस, उसकी रेडियस। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब देखो इस पॉइंट को क्लियर करता हूं मैं, होता क्या है। देखो इसमें मैं बात करूं फ्री सरफेस की, इसमें मैं बात करूं फ्री सरफेस की, फ्री सरफेस की। तो फ्री सरफेस क्या होती है, फ्री सरफेस कितनी होती है, एक फ्री सरफेस अंदर वाला और एक फ्री सरफेस बाहर वाला। काउंट करके मैं बोलूं, फ्री सरफेस मेरी यहाँ पे 2 है बबल में। किसमें, बबल में, यानी कि बुलबुले में जो फ्री सरफेस है वो 2 है, तो मल्टीप्लाई होगा वो 2 से होगा। किससे, 2 से। अब देखो डेल पी बराबर तो होता है 2t/r मल्टीप्लाई फ्री सरफेस से, तो जो निकला डेल पी बराबर 4t/r, 4t/r ये होता है मेरे लाल साबुन के बुलबुले के कारण दाब आदिक्य। सीधा हिट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बोल सकता हूं PYQ क्वेश्चन है। सोफ बबल के कारण एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 4t/r। बात करूं अगर बुलबुला ना कह के अगर ड्रॉप कह दे, ड्रॉप के कारण एक्सेस प्रेशर कितना होता है, तो 2t/r। कितना, 2t/r। रीजन आपके सामने है, ड्रॉप में फ्री सरफेस 1 होता है और बुलबुला में जो फ्री सरफेस होता है वो 2 होते हैं। क्लियर, क्लियर। अब मैं इसकी यहीं पर 2 सुपर नोट तैयार करता हूं। वो सुपर नोट क्या है, देखिए मानो मैं ऊपर से इरेज करता हूं इतना इसकी डेफिनेशन को। अब देखना सुपर नोट तैयार करूंगा। सुपर नोट क्या है, सुपर नोट नंबर 1। देखो मैं कह रहा हूं कि जो एक्सेस प्रेशर है, मैं बात करूं दाब आदिक्य है, डेल पी वो डायरेक्ट यानी कि समानुपाती है टेम्परेचर, बोलो तो सॉरी टेम्परेचर नहीं, सरफेस टेंशन। क्या, सरफेस टेंशन के। बिल्कुल दोनों कंडीशन में आप दे सकते हैं कि जो दाब आदिक्य है वो सरफेस टेंशन के समानुपाती है। बिल्कुल। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अगर मैं किसी भी वस्तु पिंड या XYZ किसी भी वस्तु का अगर मैं सरफेस टेंशन को बढ़ाऊंगा, तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर मेरा जो है यानी कि दाब आदिक्य है वो भी बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर पृष्ठ तनाव को बढ़ाता हूं तो हमारा दाब आदिक्य एक्सेस प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन की बात करूं, अगर मैं पृष्ठ तनाव को घटाता हूं, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता हूं, तो जो मेरा है दाब आदिक्य एक्सेस प्रेशर है वो भी घटेगा, बिल्कुल घटेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं सरफेस टेंशन को बढ़ा दूं तो दाब आदिक्य पर क्या पड़ेगा, दाब आदिक्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी बढ़ जाएगा। अगर सरफेस टेंशन को घटा दो तो दाब आदिक्य भी घट जाएगा। क्लियर। अब देखो सुपर नोट दूसरा को समझाने के लिए ये इरेज करना पड़ेगा। अब देखो सुपर नोट पॉइंट 2, सुपर नोट पॉइंट नंबर 2। अब देखना मैं कहता हूं कि मेरा जो एक्सेस प्रेशर है वो रेडियस के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी हाँ, बिल्कुल दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो देखो मैं यहाँ पे कह सकता हूं, अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा तो मेरा जो एक्सेस प्रेशर है वो घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं रेडियस को घटाऊंगा तो मेरा जो एक्सेस प्रेशर है
वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर उल्टा होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन का जो एक्सियल प्रेशर है वो डायरेक्ट समानुपाती होता है, लेकिन रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं बात करूं तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा, बोले तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसका एक्सियल प्रेशर कम, जिसकी रेडियस कम उसका एक्सियल प्रेशर ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल समझ मेरे लाल, मान ले YouTube पे तुमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें एक में ये भी देखा होगा, एक मोटू और एक पतलू है, एक मोटू और एक पतलू है। अब देख समझ, मान मोटू है, उसका एरिया बात करो सॉरी उसकी रेडियस कितनी होगी, ज्यादा होगी। मोटा है, उसकी रेडियस कितनी होगी, ज्यादा होगी। बात करूं तो एक मेरे ऐसा सिंपल सा बंदा है, रेडियस कैसी होगी, कम होगी। तो जो मोटा है उसकी अगर रेडियस ज्यादा होगी तो उसका एक्सियल प्रेशर कितना होगा, कम होगा। कम होगा, बिल्कुल होगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अगर रेडियस ज्यादा है तो एक्सियल प्रेशर कम है, अगर पतला है तो उसकी रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी। अगर त्रिज्या कम है तो एक्सियल प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सियल प्रेशर कितना होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुए दोनों नोट पॉइंट? यही इसके नोट पॉइंट थे। दोनों नोट पॉइंट आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गए होंगे। नोट करिए, उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, बड़े धमाकेदार टॉपिक है, बड़े इंटरेस्टेड टॉपिक है, जो है हमारा संपर्क कोण या स्पर्श कोण, कॉन्टैक्ट एंगल। क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल को समझाता हूं, लेकिन अभी इसकी कंडीशन बची हुई है। दाब आधिक्य की कंडीशन क्या होती है, तो उसको समझने के लिए मैं कंडीशन को बताता हूं। दाब आधिक्य की कंडीशन देखना, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। उसकी कंडीशन बहुत सारी हो सकती है। देखो, कंडीशन नंबर 1, दाब आधिक्य की कंडीशन नंबर 1, अगर तुम्हें समतल सतह बोल दे, अगर समतल सतह बोल दे और पूछ ले कि एक्सियल प्रेशर कितना होगा, दाब आधिक्य कितना होगा। समतल सतह यानी कि प्लेन सरफेस, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है, इसके नीचे वाटर भरा हुआ है, इसके नीचे वाटर भरा हुआ है। अगर इसके नीचे वाटर भरा है, अब देख मैं कह रहा हूं कि ऊपर इसके जो है वो एयर है, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, नीचे वाटर है। ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, उतना ऊपर जितना दाब होगा उतना ही नीचे होगा। बिल्कुल, अगर जितना ऊपर दाब होगा उतना ही नीचे होगा तो दोनों मिलके टाटा फिश बोले तो खत्म, दोनों खत्म। तो यहाँ पर जो दाब आधिक्य होगा वो कितना होगा, 0। अगर प्लेन सरफेस बोल दे तो एक बात माइंड में सेट कर लेना कि जो दाब आधिक्य होगा वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर जितना दाब होगा, एयर में जितना दाब होगा उतना ही दाब वाटर में होगा। दोनों दाब मिलकर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। बोलो तो जो दाब आधिक्य एक्सियल प्रेशर होगा वो 0 होगा। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखना, अगर मैं बात करूं दूसरे नोट पॉइंट की, दूसरा नोट पॉइंट ये है, अगर वो तुमको उत्तल सतह दे दे, कैसी, उत्तल सतह दे दे, अगर उत्तल सतह है, तब देखो मान लो ये कोई ड्रॉप है, उसका ये उत्तल सतह है। क्या है, उत्तल सतह है। अब देखो इसमें पानी भरा हुआ है। अब देखो यहां पर मुझे कहने का ना एक्सियल प्रेशर। एक बात मुझे बताना, यहाँ पर अगर मैं फ्री सरफेस की बात करूं, फ्री सरफेस कितनी है, फ्री सरफेस मुझे बता दीजिएगा। मुझे इतनी सतह से मतलब है जो मेरी उत्तल है। अंदर की साइड तो इसमें वाटर भरा हुआ है, तो एक सरफेस तो वाटर से कंप्लीट। बाहर की जो सरफेस है ये वाली वो मेरी क्या है, फ्री सरफेस। क्या है, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस बोलो तो फ्री सरफेस कितनी, 1, फ्री सरफेस 1। तो एक बात मैंने अभी पढ़ी थी, अगर फ्री सरफेस ड्रॉप के लिए 1 है तो मेरे लाल वहां पे जो दाब आधिक्य होता है वो डेल P बराबर 2T/R होता है। कितना, 2T/R। तो ये भी माइंड में सेट कर लेना। अगर उत्तल सरफेस बोल दे तो डेल P बराबर 2T/R। अब आओ मेरे लाल दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 3, अगर सतह अवतल दे दे,
अगर सतह अवतल दे दे, अवतल सतह दे दे, तब क्या करेंगे? अगर सतह उसने अवतल दे दी तब क्या करेंगे? उसकी कंडीशन मुझे बताओ। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पात्र है, क्या है? एक पात्र है, पात्र में जल भरा हुआ है और ये तुम्हारी जो सतह है वो कैसी है? अवतल है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। अगर नीचे जल भरा हुआ है तो मुझे यहाँ पर फ्री सरफेस भी एक मिल रही है। फ्री सरफेस कितनी मिल रही है? एक मिल रही है। फ्री सरफेस जब एक होती है तो जो डेल पी होता है वो डायरेक्ट 2T/R होता है। कितना? 2T/R होता है। अच्छा, अगर वो अगली कंडीशन में भूल दे कि बूंद के लिए बताओ, बूंद के लिए यानी कि ड्रॉप के लिए बताओ, ड्रॉप के लिए बताते हैं। अगर ये ड्रॉप है और ड्रॉप के अंदर पानी भरा हुआ होता है तो एक सरफेस पानी से कंप्लीट, तो फ्री सरफेस कितनी? फ्री सरफेस मेरी एक होगी। फ्री सरफेस मेरी एक होगी। अगर फ्री सरफेस एक है तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्सेस प्रेशर का, डेल पी बराबर 2T/R, डेल पी बराबर 2T/R। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। अब देख मेरा, मान कंडीशन नंबर 5 उसने दे दिया वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला। अगर एयर बबल दे दिया, एयर बबल के कारण अगर दाब आधिक्य पूछ लिया तो ये गलती कभी मत करना कि 2T/R। अब देख कैसे, अगर एयर बबल है, बात करूं तो एयर वाला बबल है तो ना तो उसके अंदर पानी होगा ना उसके बाहर पानी होगा, तो मैं कह सकता हूं एक फ्री सरफेस अंदर वाली और एक फ्री सरफेस बाहर वाली। तो फ्री सरफेस कितनी हुई? फ्री सरफेस मेरी हुई कितनी? 2। कितनी हुई? 2। अगर फ्री सरफेस 2 हुई तो जो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2T/R क्या हो जाएगा? 4T/R, यानी कि डेल पी बराबर 4T/R। क्या हो जाएगा? डेल पी बराबर 4T/R हो जाएगा एयर बुलबुला के लिए। बात करूं एयर बबल के लिए, अगर यहीं पर तुम्हें दे दे, यहीं पर अगर दे दे पानी का बुलबुला, क्या? पानी का बुलबुला दे दे, यानी कि वाटर बबल दे दे पानी का बुलबुला, तो एक बात ध्यान रखना, वहां पर क्या होगा? देखो वहां होगा कि मान ले ये बुलबुला है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो इसकी ये रेडियस है, तो फ्री सरफेस कितनी मिली? 1। फ्री सरफेस कितनी मिली? 1। क्यों मिली? क्योंकि जो अंदर वाला जो फ्री सरफेस है वो वाटर से कवर है, वो वाटर से कवर है, पानी से कवर है, तो फ्री सरफेस 1 हुई। फ्री सरफेस 1 हुई। जब फ्री सरफेस 1 हुई तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा किसका? एक्सेस प्रेशर का, दाब आधिक्य का, डेल पी बराबर 2T/R, डेल पी बराबर 2T/R। अब इसकी कंडीशन एक और बनती है, कंडीशन एक और बनती है। मान ले कंडीशन नंबर 6, कंडीशन नंबर 6 ये कहता है कि जो मेरा बबल है, जो मेरा बुलबुला है वो पानी के अंदर है, वो पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर है अगर बुलबुला तब एक्सेस प्रेशर कितना होगा? तो देख, अगर ये बुलबुला पानी के अंदर है तो इसकी फ्री सरफेस बाहर वाली जो है वो वाटर से कंप्लीट है। अगर वाटर से कंप्लीट है तो अंदर वाली मेरे पास फ्री सरफेस बची, तो फ्री सरफेस कितनी है? फ्री सरफेस 1 है। फ्री सरफेस 1 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला डेल पी बराबर 2T/R, डेल पी बराबर 2T/R। ये है दाब आधिक्य के इंपोर्टेंट फैक्ट। अगर सतह कैसी है? अगर सतह तुम्हारी समतल है तो डेल पी बराबर 0। क्यों? क्योंकि ऊपर का दाब और नीचे का दाब, बोलो एयर का प्रेशर और वाटर का प्रेशर दोनों मिलकर क्या कर देंगे? एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो डेल पी बराबर 0। अगर सतह हमारी उत्तल है तो डेल पी बराबर 2T/R होता है। क्यों? क्योंकि फ्री सरफेस 1 होती है। फ्री सरफेस 1 होती है तो डेल पी बराबर 2T/R। अगर सतह अवतल है तो वहां पर भी फ्री सरफेस 1 होती है तो डेल पी बराबर 2T/R। अगर एयर बुलबुला है, अगर वायु का बुलबुला है तो जो फ्री सरफेस वहां पे कितनी? 2 का मल्टीप्लाई तो 4T/R। अगर पानी का बुलबुला है, फ्री सरफेस 1, अगर फ्री सरफेस 1 है तो 2T/R। क्लियर हो गए होंगे आपको नोट पॉइंट 6 के 6। तो मैं चलता हूं अब अगले टॉपिक पर
जो है कॉन्टैक्ट एंगल। क्या है? कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में बात करते हैं। नोट हुआ? अब देख अगला पॉइंट। अगला जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट है क्या? कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल की मैं बात करूं तो स्पर्श कोण। क्या? स्पर्श कोण। स्पर्श कोण या संपर्क कोण। क्या? संपर्क कोण। अगर मैं संपर्क कोण, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल। क्या? कॉन्टैक्ट एंगल। क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट एंगल। अब देख मेरे लाल, ये होता क्या है? अपने आप में एक बापू कॉन्सेप्ट है, अपने आप में बापू कॉन्सेप्ट है, याद रखना। देख कॉन्टैक्ट एंगल होता क्या है, समझने का प्रयास कर। मान, कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन कहती है कोई एक ठोस, कोई एक सॉलिड। क्या? कोई एक सॉलिड, ये सॉलिड है। कोई एक सॉलिड, यानी कि सॉलिड का मैंने एक पात्र बना दिया, एक सॉलिड, और उसके साथ द्रव की सरफेस, ये मैंने द्रव की सरफेस बना दी। इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब देख मेरे लाल, क्या होता है कॉन्टैक्ट एंगल, यानी कि ठोस के साथ बनाया गया टेंजेंट। ठोस के साथ बोलो तो सॉलिड के साथ बनाया गया टेंजेंट, और उसके द्रव के साथ बनाया गया टेंजेंट, और उसके द्रव के साथ, यानी कि द्रव की सतह पर बनाया गया टेंजेंट और सॉलिड की सतह पर बनाया गया टेंजेंट के साथ जो एंगल बनता है वही एंगल कहलाता है कॉन्टैक्ट एंगल, या बात करूं मैं संपर्क कोण। लिखने को मैं लिख सकता हूं कि मान ले, ये लिख सकता हूं किसी ठोस की सतह और सतह पर खींचा गया टेंजेंट या स्पर्शी, खींची गई स्पर्श रेखा और द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? संपर्क कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? संपर्क कोण कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर? अब देख, किसी ठोस की सतह पर खींचा गया टेंजेंट, बोले तो खींची गई स्पर्श रेखा, और द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनता है वो कहलाता है हमारा कॉन्टैक्ट एंगल। बात करूं तो संपर्क कोण। अब देख मेरा, एक कंडीशन ये हुई, दूसरी कंडीशन समझने का प्रयास कर। दूसरी कंडीशन में अगर मैं बात करूं, एक कंडीशन नंबर ये, अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो देख, ये एक कोई मैंने ठोस का क्या ले लिया, पात्र ले लिया, ये ठोस का एंगल ले लिया, मैं कह सकता हूं सॉलिड का जो पात्र ले लिया, इसके अंदर जल भरा हुआ है और ये मैंने खींच दी द्रव की सतह। अगर द्रव की सतह इसमें ऐसी थी, अगर द्रव की सतह ऐसी है, मान मेरे लाल ऐसी है, ऐसी है, इस प्रकार की द्रव की सतह है, तो मैं इसमें मैं क्या निकालना चाहता हूं? कॉन्टैक्ट एंगल निकालना चाहता हूं। तो देख मेरे लाल, सॉलिड की सतह पर खींचा गया कॉन्टैक्ट एंगल, यानी कि सॉलिड की सतह पर खींची गई टेंजेंट, यानी कि स्पर्शी रेखा, और द्रव की सतह अब इसकी ओर होगी अंदर की ओर, क्योंकि उसका जो है अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर था, तो हमने स्पर्श रेखा जो द्रव की सतह पर खींची थी वो बाहर की ओर खींची थी, ये अंदर की ओर है, तो स्पर्श रेखा अंदर की ओर होगी, तो इसके साथ जो कोण बनना है वो क्या कहलाएगा? कॉन्टैक्ट एंगल कहलाएगा। यही कॉन्टैक्ट एंगल कहलाएगा। तो इस कंडीशन नंबर 2 में भी आपको कॉन्टैक्ट एंगल क्लियर हो गया होगा। अब देख मेरे लाल, कंडीशन नंबर 3 को बनाता हूं मैं। कंडीशन नंबर 3, एक मैंने कोई पात्र ले लिया सॉलिड का,
कोई पात्र ले लिया सॉलिड का, अगर वो सीधी है, प्लेन है, अगर वो प्लेन है, द्रव की सतह, लिक्विड की जो यानी कि वाटर की जो सरफेस है वो हमारी प्लेन है, ये सॉलिड है, तो मैं कह सकता हूं सॉलिड के साथ खींची गई स्पर्श रेखा और उसकी द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनता है उसी कोण को मैं कहता हूं क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलूं तो संपर्क कोण, क्या, संपर्क कोण। तो उम्मीद करता हूं तीनों कंडीशन क्लियर हो गई होंगे। अब देख मेरे लाल, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी स्थिति में वो गीला करता है, कौन सी स्थिति में गीला नहीं करता है। तो देख मेरे लाल, ये जो कंडीशन है वो थीटा ग्रेटर देन 90 की है, थीटा ग्रेटर देन 90 की है। ये जो कंडीशन है वो थीटा लेस देन 90 की है, और ये जो कंडीशन है वो किसकी है, किसकी है मेरे लाल, कोई बता सकता है ये जो कंडीशन है वो किसकी है, कब की है, बता सकता है कोई। देख मेरे लाल, ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन है कि थीटा वेरी 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 ग्रेटर देन 90, वेरी ग्रेटर देन 90, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि थीटा बराबर 90 की है, थीटा बराबर 90 की है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब देख मेरे लाल, थीटा बराबर 90 हुआ, ये थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ, ये थीटा लेस देन 90 हुआ। अब देख कौन सी स्थिति में द्रव को गीला करता है, कौन सी स्थिति में पात्र को गीला नहीं करता है। तो यहां पर देखते हैं, ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, बोलूं तो ये इसको अंदर को अपनी ओर कवर कर रहा है, ये गीला नहीं कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं थीटा ग्रेटर देन 90 पर गीला नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। अच्छा, इसकी बात करूं तो इसकी ये सतह को छू रहा है, सतह को छू रहा है, तो ये गीला कर रहा है, ये गीला कर रहा है, गीला करेगा। इसकी ये भी गीला नहीं करेगा, ये भी गीला नहीं करेगा, क्योंकि ये भी क्या है, थीटा बराबर 90 है, गीला नहीं करेगा। तो तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे कि गीला कब करता है और गीला कब नहीं करता है। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है, थीटा लेस देन 90 होगा तो ये गीला करेगा, अन्यथा किसी भी कंडीशन में गीला नहीं करेगा। अब देख मेरा, यहाँ से इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जगह मैं काम में ले लूंगा, गीला नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। अब देख मेरे लाल, इसकी मैं डिपेंडेंसी पे बात करता हूँ, संपर्क कोण की डिपेंडेंसी पे बात करता हूँ। संपर्क कोण किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताऊंगा। तो देखो, मैं डिपेंडेंसी की बात करता हूँ तो संपर्क कोण एक बात पे निर्भर नहीं करता है कि उसके साथ झुकाव कितना है। झुकाव बोलो तो ये समतल, ये इस तरफ झुकाव, ये इस तरफ झुकाव, तो इस पे इस बात पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि झुकाव पर निर्भर नहीं करता है। तो निकले ना स्पर्श कोण, स्पर्श कोण झुकाव पर निर्भर नहीं करता है, झुकाव पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। नंबर दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं ताप को बढ़ा दें, ताप को बढ़ा देने पर, ताप को बढ़ा देने पर संपर्क कोण या स्पर्श कोण घट जाता है, घट जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो घट जाता है। क्यों? मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो कोहेसिव फोर्स है मेरे लाल घट जाता है, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो कोहेसिव फोर्स घटेगा, कोहेसिव फोर्स घटेगा तो इसका जो सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोहेसिव फोर्स घटेगा तो सरफेस टेंशन भी घटेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स से ही तो उत्पन्न होता है। अगर कोहेसिव फोर्स घटेगा तो सरफेस टेंशन भी घटेगा, इस वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट भी घटेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी घटेगा। तो अब देखो ये वाला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं बात करूं अशुद्धियों पर, अशुद्धियों पर मैंने एक चीज भी पढ़ाई थी, पृष्ठ तनाव की डिपेंडेंसी। पृष्ठ तनाव की डिपेंडेंसी पढ़ाई थी, दो तरीके से पढ़ाई थी।
दो तरीके से, अगर अशुद्धि घुलनशील है, अगर अशुद्धि घुलनशील है और अगर अशुद्धि अघुलनशील है, यानी कि पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं है। तो देखो, अगर अशुद्धि घुलनशील है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा सी से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट को थीटा सी से प्रदर्शित करते हैं, तो थीटा सी एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा अगर अशुद्धि घुलनशील है। तो अगर अशुद्धि घुलनशील नहीं है तो कांटेक्ट ऑफ एंगल यानी कि कांटेक्ट ऑफ एंगल घट जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नोट पॉइंट नंबर जो 3 थे इसकी डिपेंडेंसी पे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देख मेरे लाल, एक क्वेश्चन पूछता है नोट पॉइंट, शुद्ध जल और कांच के लिए एंगल कितना होगा। कांच के लिए स्पर्श कोण, एक बात नोट कर लेना, माइंड में सेट कर लेना। यहाँ 4 क्वेश्चन दिखाऊंगा और चारों को चारों याद कर लेना, माइंड में सेट कर लेना। एक क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर शुद्ध जल प्योर वाटर और गिलास के बीच में अगर एंगल पूछ ले, एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछ ले, तो वो होता है 0, वो होता है 0। अब देख मेरे लाल, यहीं पर अगला नोट पॉइंट पूछ ले कि साधारण जल और कांच के लिए स्पर्श कोण, तो वो होता है 8 डिग्री, वो होता है 8 डिग्री। अगर पूछ ले शुद्ध जल और चांदी के लिए, शुद्ध जल और चांदी के लिए स्पर्श कोण, तो वो होता है 90, वो होता है 90। अगर यहीं पर पूछ ले पारा और चांदी के बीच एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो होता है मेरे लाल 138, या कुछ बुक्स में 140 भी दिया है, या इसका मान 135 भी होता है। तो जैसा एग्जामिनर ने पूछा है, जैसा एग्जामिनर ने पूछा है, ये याद रखना, तीनों ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही वैल्यू देगा। इन तीनों में से या तो 138 देगा, या 140 देगा, या 135 देगा। क्यों? डाउट ये है, सबसे जो वैलिड वैल्यू है 138 है, लेकिन कुछ बुक्स में 140 भी दिया है और कुछ में 135 भी दिया है। तो ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है, और 3 क्वेश्चन ये कब गीला नहीं करता है और कब गीला नहीं करता है, यानी कि 9 के 9 क्वेश्चन एक स्क्रीन पे कराए हैं। 9 के 9 क्वेश्चन एक स्क्रीन पे एक बार रिवाइज कर लेना और क्वेश्चन को तैयार कर लेना। 9 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, 101% आएगा। तो याद रखना ये 9 के 9 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। कल जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो खत्म कर लेंगे। अब इसमें कैपिलरिटी बची है, बोले तो किसकात बचा है, किसकात को पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।